डॉक्टर साहब, मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से आज कहा गया है कि सियासतदानों को बाइख्तियार बनाओ, सियासी लोगों की अहमियत को ख़त्म किया जा रहा है। मौलाना साहब का यही मकसद था कि जाहिर है कि पॉलिटिकल शख्सियात तो उनसे मुशावरत ज़रूरी है जी। और उनका फ़ाल होना भी ज़रूरी है, तो इसी तनाजुर में ख्याल से उन्होंने बात की है। बाकी ये है कि अख्तर मेंगल साहब तो शायद अपना इस्तीफ़ा वापस नहीं ले रहे और हो सकता है कि वो बाहर से आए थे सिर्फ एक दिन के लिए इस्तीफ़ा देने के लिए, हो सकता है वो चंद रोज़ रुकें और फिर दोबारा रवाना हो जाए, लेकिन वो बड़े फर्म है अपने इस मामले पे कि उन्होंने वापस नहीं आना पार्लियामेंट में। अभी तक उनका ये ख्याल है। बाकी और तो कुछ भी नहीं है फ़िलहाल। एक जमूत सा है एक मुल्की सियासी मामला में। IMF की तरफ से देखें कि मईशत और सिक्योरिटी के हवाले से और बाकी जो इश्यूज़ हैं उसके हवाले से क्या आने वाले दिन क्या ख़बरें लेकर आते हैं, लेकिन फ़िलहाल बस एक आप कहें कि जैसे बस एक चल रहा है सिलसिला, लेकिन ये है कि जो अहम मसाइल हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। मईशत, सिक्योरिटी और सोशल अनरेस्ट, आवाम के अंदर जो बेचैनी है, इसमें जो है वो कुछ बड़े गैर मामूली वाक़यात पेश आ रहे हैं और वो ऐसे वाक़यात हैं कि जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो पूरे ख़ित्ते में और दुनिया में जो वाक़यात हो रहे हैं वो पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, अरब ममालिक, रशिया, अमेरिका, हर मुल्क पे, दुनिया का हर मुल्क उनके असर में आ चुका है। तो दुनिया ऐसे लगता है कि एक साथ जैसे मुख्तलिफ वोल्केनोज़ खुल रहे हैं, आतिशफ़िशां छोटे छोटे या बड़े वो फट रहे हैं। और देखें, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था आज से चंद रोज़ पहले कि यूक्रेन के जो वज़ीर ख़ारजा हैं दिमित्रो कुलेबा वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देंगे या उन्हें हटा दिया जाएगा। यानी दोनों वज़ीर ख़ारजा, उनके वज़ीर ख़ारजा, ज़ेलेंस्की के वज़ीर ख़ारजा, और ये जो हैं ये 2020 से वज़ीर ख़ारजा थे। उससे पहले ये नायब जो है वो वज़ीर आज़म भी रहे और बड़े मतलब है कि काबिल, और वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर ख़ारजा का बरतरफ होना या हटाए जाना ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ही उन्होंने जो है वो नायब सदर जो हैं उनकी ओल्हा स्टीफेंशियाना जो ख़ातून हैं वो भी मुस्तफ़ी हो गई हैं। उनको हो सकता है दोबारा किसी जगह पर एडजस्ट किया जाए, उनको भी हटा दिया गया है। और फिर उनके जो है वो 4 वज़ीर रिज़ाइन कर गए हैं ज़ेलेंस्की के, और जो उनकी आर्मी के एक अहम ओहदे पे मौजूद शख्स जो कि उनका सारा जो आप समझें कि जो मतलब इम्यूनिशन वगैरह को कंट्रोल करना और असलहा वगैरह उनके काबू में था, उनको भी अपने ओहदे से बरतरफ कर दिया। तो यूक्रेन जो है वो एक बड़ी शिकस्त की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। जो मैंने कल भी बात कही थी और मैं पिछले कई दिनों से बात कह रहा हूँ कि ये पूरा एक मंजरनामा, नया मंजरनामा होगा कि यूक्रेन को अगर शिकस्त हो गई और अगर दोनबास का इलाका हाथ से निकल गया। अच्छा, अब चूंकि सारा प्रेशर दोनबास पे था कि दोनबास पे और वो ऊपर कर्ज के ऊपर और बाकी इलाकों के ऊपर जो है वो उनकी पोजीशन जो है वो ज़रा मजबूत थी। तो पिछले 24 घंटों में जो एक बड़ा अहम उनका शहर है, और ये बिल्कुल पुल्तावा, ये बिल्कुल जो है ये आप समझें कि ये वस्ती सेंट्रल ईस्ट नहीं और ऊपर नॉर्थ भी नहीं, ये वस्ती यूक्रेन में है। तो वहाँ पे उन्होंने अटैक किए हैं और उसमें जो है वो कोई 51 से ज़्यादा लोग और मिलिट्री, ये जो मिलिट्री की वहाँ पे एकेडमी है उस पे उन्होंने 50 से 55 के दरमियान फ़ौजी जो हैं वहाँ पे मारे गए हैं सेंटर में। और उसके साथ ही जो है वो लवीव के इलाके में बॉम्बिंग हुई है बड़ी शदीद, और वहाँ पे 4 लोग
जो है वो। अच्छा, ये लवीव का जो शहर है ये पोलैंड की सरहद से, अब ये बात बड़ी अहम है कि अगर हम नक्शा देखें रशिया का, तो हमें उनके जो पड़ोस के मुल्क नज़र आते हैं उसमें एक अहम मुल्क पोलैंड है। अच्छा, अब ये जो पोलैंड है, ये लवीव आप देखें, ये यूक्रेन है। ये आप देखें इस मैप में कैसे नज़र आ रहा है, ये वो है जहाँ जंग हो रही है। ब्लू, इसमें ब्लू वो जगह है, ब्लू जो कर्स का इलाका है जहाँ ये घुस गए थे यूक्रेन के लोग। रेड एरिया वो है जो जहाँ पे ग्राउंड ट्रूप्स दाखिल हो चुकी हैं रशिया की, ठीक है। लेकिन अब आप देखें कि लवीव कहाँ है, कितनी दूर है कीव से, यानी बिल्कुल सरहद है वो पोलैंड की, वहां पर रशिया ने अटैक किया, बिल्कुल पोलैंड की सरहद पे। और उस जगह पे जो अटैक हुआ है उसमें कुछ 4 या 5 लोग वहां पे मारे गए हैं। और पिछले हफ्ते 10 दिन में ये कुछ 4 दफा हुआ है कि पोलैंड की जो पूरी उनके जो एयर स्पेस और उनके जो तैयारे हैं, कि पोलैंड नेटो का मेंबर है, तो पूरा जो वहां पर एक उनका डिफेंस सिस्टम है वो अलर्ट हुआ है एक हफ्ते में 4थी दफा। अब ये जो है ये एक बड़ी अजब सी बात है कि बिल्कुल जाके रशिया ने वहाँ पे लवीव के इलाके में, एक तो पोस्ता के इलाके में, लवीव के इलाके में, जो दुम्बास की अलग वो अलग है, ये अलग हो रहा है सारा। लेकिन यहाँ पर एक बात जहन में रहे कि जो पोलैंड है, यहाँ पर हम इसको भी डिस्कस कर लें कि पोलैंड और यूक्रेन, जो यूक्रेन का बहुत दार, देखिए ना, जो भी जिसने यूक्रेन आना होता है कैसे आता है, वो पहले पोलैंड जाता है, पोलैंड से ट्रेन में बैठता है, पूरी रात 20 घंटे ट्रेन सफ़र करती है। अभी रिसेंटली जैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए थे वहाँ, तो पोलैंड जो है, पहले पोलैंड जाते हैं, पोलैंड से ट्रेन ट्रैवल करती है, वो कीव उतरती है। यानी सारे लोग पिछले जब से जंग छिड़ी है तो ये मेरे ख्याल से लातादाद जो लोग हैं वो वहीं से पोलैंड से ही जाते हैं, एयर स्पेस तो बंद है। लेकिन ये बात जहन में रखना ज़रूरी है कि जो पोलैंड है, पोलैंड और यूक्रेन के लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, शदीद नफरत करते हैं। और उसकी वजह यह है, उसकी फिर तारीखी वजह है, और उसकी वजह यह है कि दूसरी जंग अजीम के दौरान एक इलाका है जिसको हम कहते हैं, अगर हम ये सेकंड स्लाइड में दिखा सकें, वोल्हाइनिया का एक इलाका है जो आप समझें कि बिल्कुल सरहद है, सरहद यानी कुछ यूक्रेन है, कुछ पोलैंड है, दोनों तरफ ये फैले हुए हैं यहाँ पे लोग। और यहाँ पर जो है पोलैंड के लोग ये कहते हैं कि जो यूक्रेन के जो दस्ते थे, ये पोलैंड उसे जर्मन कब्जे में था, तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पे कत्लेआम हुआ था पोल्स का, यानी पोलिश लोगों का, और उसमें 1 महीने के अंदर जो जेनोसाइड था उसके नतीजे में कोई 1 से 1,20,000 पोलैंड के लोगों का ब्रूटल चाकू और छुरियों से उनको ज़िबा कर दिया था। ये पोलैंड के अंदर ये कहा जाता है, पोलैंड ये इल्ज़ाम लगाता है। और वो जो तारीख़ है इस मरहले पे, वो तारीख़, क्योंकि ये जो अटैक हुआ है बिल्कुल सरहद पे, तो पोलैंड के अंदर एक तरह से पोलैंड है भी, और एक तरह से मैंने आपसे कहा ना, हिस्ट्री पीछा करती है। यूक्रेन और पोलैंड के दरमियान लव लॉस, मतलब होता है ना कि बहुत तल्ख है, वो दूसरी जंग अजीम की जो तारीख की यादें हैं। और यहाँ पर मैं कुछ अर्से पहले का अगर 9th ये कीव पोस्ट यहाँ पे दिखाऊं, जिसने फर्दर इसकी डिटेल पढ़नी हो, वाई 1943 Volhynia slaughter remains so sensitive for Poles and Ukrainians and what needs to be done। तो ये इसको वो देखें तो उनको अंदाज़ा होगा कि पोल्स का और यूक्रेनियंस के दरमियान 43 का जो स्लॉटर कहते हैं इसको। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो नोट्स फ्रॉम पोलैंड, जब यहाँ पे गए यूक्रेनियन लीडर्स ये कुछ अर्से पहले, तो उन्होंने वहाँ पे पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा, 10th स्लाइड अगर हम दिखा सकें, उन्होंने कहा कि दूसरी जंग अजीम में जो मैसेकर हुआ था, हमें आपका दर्द बिल्कुल पता है। और उसके बाद फिर 11th स्लाइड दिखाएं तो वर्ल्ड वॉर 2 मैसेकर ऑफ पोल्स बाय यूक्रेनियंस मस्ट बी कॉल्ड जेनोसाइड। ये उनके चर्च ने ये कहा कि इसको जेनोसाइड का नाम दिया जाए।
तो एक इसके ऊपर बहुत मिल जाएगा, मैं इसके ऊपर फर्दर आगे नहीं जाना चाह रहा, लेकिन बहुत डिटेल्स हैं। ये 8 स्लाइड हम देखें इसमें तो क्लैश ऑफ विक्टिमहुड्स, वाई वॉलोनिया मैसेकर इन पोलैंड एंड पोलिश एंड यूक्रेनियन मेमोरी, क्योंकि ये मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये जो दूसरी जंग अजीम और पहली जंग अजीम, इनके दरमियान जो मामलात होते रहे हैं कत्ल, वो पीछा नहीं छोड़ते, वो ताकुब करते रहते। तो बहरहाल बहुत ज़्यादा पोलैंड और यूक्रेन के लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते। बात यह है, और ख़ासतौर पे जो सरहदी इलाका है, बाकी आप कह सकते हैं कि कीव के अंदर और वॉर्सा के अंदर वो ठीक है, जो दोनबास के लोग हैं उनके ताल्लुकात, लेकिन जो सरहद है, क्योंकि वहाँ पर कत्लेआम हुआ था, तो ये जो लिविव का इलाका है, ये वो इलाका है जो एक ज़माने में उस इलाके में था जहाँ पे कत्लेआम हुआ है। अब यहाँ तो वहाँ पे जो बॉम्बिंग हुई है रशिया की और पोलैंड अलर्ट हुआ है, तो वो लोग दरमियान में जो सरहद है, मतलब सरहद के लोग तो बिल्कुल ही, यानी बिल्कुल पोलैंड की सरहद के पास, तो उनको इतना था भी नहीं कि यहाँ तक जंग पहुँचेगी, तो जंग बिल्कुल पोलैंड की सरहद के ऊपर ये वाक़या पेश है। अच्छा, और वो जो इलाका है वहाँ बहुत ज़्यादा मोहब्बत नहीं पाई जाती। जैसे मशरिकी जर्मनी के अंदर पार्टियाँ जीती हैं ना, तो वहाँ पर भी कोई बहुत ज़्यादा मोहब्बत नहीं पाई जाती मगरबी ममालिक के लिए। अच्छा, तो अब एक तो यह है कि यूक्रेन जो है वो तेज़ी से अच्छा आज जो है, लेकिन अमेरिका ने एक बड़ा स्टेप ये उठाया है कि उनके जो जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल्स हैं, ठीक है, 7 स्लाइड पे हम जो दिखा सकते हैं, ये स्ट्राइक रेंज है, और ये जो है ये उस पे उन्होंने ये कहा है कि हम ये यूक्रेन को देने जा रहे हैं, और इसको जो है वो 300 किलोमीटर इनसाइड, अब ये है एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल हैं, और ये 300 किलोमीटर रशिया के अंदर ये स्ट्राइक कर सकते हैं, और एटलीस्ट 30 एयर बेसिस को निशाना बना सकते हैं जहां से रशिया जो है वो लॉन्च कर रहा है अटैक्स, लेकिन इनके वहां पहुंचने में काफ़ी दिन लगेंगे। ये फौरी तौर पे वहां पर नहीं पहुंच रहे, बल्कि कुछ अरसा लगेगा इनका, अगला साल 2025 तक ये जाके कहीं जो है ये पहुंचेंगे मिसाइल यूक्रेन। उससे पहले क्या होता है वो हम नहीं जानते, लेकिन ये कि इसके नतीजे में जो लेवरोव हैं उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका ये समझ रहा है कि ये जो मिसाइल्स वो दे रहा है यूक्रेन को, तो हम जो बात कर रहे हैं कि हमारी रेड लाइन क्रॉस हो रही है, तो वो शायद इस बात पे वो इसको लाइट ले रहा है अमेरिका। ये जो रॉयटर्स की 15th न्यूज़, उन्होंने कहा कि ये मॉक कर रहा है अमेरिका कि हम जो बार बार बात कह रहे हैं कि हम अपनी न्यूक्लियर चेंज कर रहे हैं पॉलिसी को, हम अपने यहाँ पे कुछ और होने जा रहा है दुनिया में, वो शायद इस बात को संजीदा नहीं ले रहे। अच्छा, ये लेवरोव ने बड़ी एक आप समझें कि खुल के उनकी तरफ से बात हुई है, और ये तब हुई है कि जब यूएस क्लोज टू एग्रीइंग ऑन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स फॉर यूक्रेन, डिलीवरी टू टेक मंथ्स। फिर राइटर्स को कोट कर रहे हैं, सेंसिटिव खबरें 17th। अच्छा, ये जो मिसाइल सिस्टम है, अगर ये यूक्रेन में आता है तो ये अप्रैल में कहीं जाके ये और ये जो है ये, चूँकि जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम जो है ये उनका बिल्कुल जदीद तरीन है। ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल हो सकता है अमेरिकन जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनके ऊपर ही। ये एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल जो हैं, ये अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स के ऊपर ही, वहाँ यूक्रेन में जो बहुत सारे तो वो पुराने उनके तैयारे हैं ना, तभी तो अभी वो एक F-16 का लेकर गए थे वहाँ से तैयारे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले तैयारे पहुँचें, फिर वो ट्रेन हो पायलट्स, फिर उसके ऊपर ये सारा सिस्टम लगे। तो ये जो है ये अभी देखना ये है कि ये इसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है, और तब तक ये जंग क्या सूरत हाल इख्तियार करती है, जो कि तेज़ हो गई है, बहुत तेज़ हो गई है।